what are the modern forms of money? Why is the rupee widely accepted as a medium of exchange? Explain two reasons. So I've just mentioned here the different forms of money. So modern forms of money पूछा हुआ है which are accepted in the modern era. तो काफी अलग अलग टाइप के हैं. तो द फर्स्ट काइंड इज पेपर करेंसी विच इज मोस्ट वाइडली प्रेवलेंट. तो पेपर करेंसी एंड कॉइन्स. सो दीज आर paper currency and coins are most widely used, and these are issued by the Reserve Bank of uh, or the central bank of any particular country. Then we have plastic money. अब plastic money क्या होता है? The different credit cards और debit cards, diner clubs के जो भी cards वगैरह रहते हैं, तो these cards are made of plastic. So these are considered to be plastic money. तो इनको भी you can use them as currency, as money, or you can purchase or through them. तो इसलिए इनको भी प्लास्टिक मनी कंसिडर किया जाता है. द मोस्ट लेटेस्ट वन इज डिजिटल करेंसी. अब डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन वगैरह का नाम बताया था, तो दीज हैव बीन इमर्जिंग इन दिस पर्टिकुलर डेकेड. तो मतलब ये मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट है, और इनको क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं. क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है द करेंसीज विच यूज क्रिप्टोग्राफी एज देयर बेसिस. तो ये कंप्यूटर जनरेटेड मनी है, और इनके जनरेशन के पीछे देयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि जो मनी है उसको एनक्रिप्ट करके रखता है. तो एनक्रिप्शन क्या होता है? एनकोड करते हैं, जैसे ताकि वो मैसेज. एनक्रिप्शन इज अ टेक्निक इन विच अ पर्टिकुलर मैसेज इज नॉट इजीली डिकोडेबल जब तक उसकी की ना हो. तो खैर थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी के लिए यहाँ के लिए आप क्रिप्टो करेंसी समझ लो कि क्रिप्टो करेंसीज आर द लेटेस्ट काइंड ऑफ करेंसीज. और ये वाली जो करेंसीज हैं, तो दीज आर करंटली एक्सेप्टेड बाय सम पीपल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो जैसे कोई अगर एक्सटॉर्शन कर रहा है या ड्रग पेडलिंग कर रहा है, ड्रग्स वगैरह बेच रहा है, तो ये लोग बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज का यूज कर रहे हैं, स्पेशली बिटकॉइंस. तो रिसेंटली Twitter accounts of a few famous personalities were hacked. तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी ऑफ वर्ल्ड ओवर, तो उनका हैक हो गया. जैसे सत्या नडेला है, बिल गेट्स, एलोन मस्क. तो इनके ट्विटर अकाउंट हैक किए, और जो हैकर्स हैं उन्होंने पैसे डिपॉजिट करने के लिए कहा उनके फॉलोअर्स को, और दीज मनी वर डिपॉजिटेड यूजिंग बिटकॉइंस. तो बिटकॉइंस बेसिकली वो परचेज करके ट्रांसफर कर रहे थे. So even digital currency is a form of currency. क्या डिजिटल करेंसी आप उसमें भी कह सकते हो जो बैंक के थ्रू आप नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर करते हो, तो इवन दैट इज डिजिटल मोड ऑफ ट्रांसफर. सो यू कैन कॉल इट अ टाइप ऑफ करेंसी. लेकिन डिजिटल करेंसी जो टर्म है आज के टाइम में जो यूज होता है, तो दैट इज इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. देन बैंक्स में जो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है या डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, तो इवन दीज आर अ फॉर्म ऑफ मनी. तो ये आपका दूसरे फॉर्म ऑफ मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं. प्लास्टिक मनी के थ्रू यूज हो सकते हैं, आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं इनको. और यू कैन यूज, अगर फिक्स डिपॉजिट कर देते हो तो उसमें एक फिक्स डिपॉजिट का एक पेपर भी मिलता है, उसको आप यू कैन यूज इट एज प्रॉपर मनी. अगर उसके बेसिस पे अगर लोन लेना है या उसके थ्रू कुछ परचेज करना है, सो एवरीथिंग, ऑल दैट थिंग कैन बी डन. देन वी हैव कमोडिटी मनी. जो कमोडिटी मनी है उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है. मतलब इट यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्लियर टाइम्स. तो जैसे कमोडिटी मनी में क्या है, जो कमोडिटी है उसकी इनहेरेंट वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल गोल्ड है या सिल्वर है या और कोई प्रेशियस मेटल है, तो इनकी वैल्यू इनहेरेंट है, मतलब उस कमोडिटी में ही उसकी वैल्यू है. एंड मेनी पीपल कीप देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ दिस मनी. तो काफी लोग इंडिया में स्पेशली गोल्ड परचेज करते हैं या सिल्वर परचेज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ देयर सेविंग्स. रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं. सो
even commodity money is a form of money. Then commercial papers. So commercial papers are used by companies. So जो भी businesses वगैरह हैं वो issue करते हैं commercial papers, जिसके basis पे वो लोन ले लेते हैं लोगों से. और वो commercial paper, these can be commercial papers या checks जो हैं, these are negotiable instruments. Negotiable instruments क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो commercial paper कंपनी ने आपको दिए, तो you can go to a bank और उसको negotiate करके उसको you can convert into paper currency or whatever form of currency that you want. ऐसे ही bills of exchange होते हैं, तो even bills of exchange are negotiable instruments. तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्योर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं. हाँ, लेकिन एटलीस्ट जो ऊपर के 4-5 है तो यू कैन जस्ट राइट डाउन दोज forms of currencies. Now the second part of the question is, why is the rupee widely accepted as a medium of exchange? So rupee is widely accepted as a medium of exchange because it is a legal tender. तो कल मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि what if someone refuses to accept? Legal tender क्या होता है? That no one can refuse a legal tender. No one can refuse to accept a legal tender, जो भी currency है उस country की, that is the legal tender, as a form of settling any debt or as a form of exchange, as a medium of exchange. तो अगर कोई refuse करता है तो क्या हो सकता है? तो देखो, अगर कोई refuse करता है तो क्या होगा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा. एक कहेगा कि नो यू हैव टू टेक दिस, दूसरा कहेगा नहीं मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं तो कुछ और एक्सेप्ट करूंगा. तो उस केस में जो डिस्प्यूट होगा, द डिस्प्यूट या तो आपस में लड़ने लग जाएंगे, पुलिस आकर दोनों को पकड़ ले जाएगी और फिर कोर्ट में जाएगा, तो जुडिशरी सेटल कर रही होगी वो डिस्प्यूट. या फिर क्या होगा, वो पहले ही कोर्ट में चले जाएंगे, जुडिशरी के पास में जाएंगे अपना डिस्प्यूट लेकर कि ये डिस्प्यूट है, मैं पेमेंट इंडियन करेंसी में करना चाहता हूं और कोई और एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूसरा जो भी पार्टी है दैट इज नॉट एक्सेप्टिंग पेपर करेंसी एज अ मोड ऑफ पेमेंट. तो अब जुडिशरी किस बेसिस के ऊपर डिसाइड करेगी उस मैटर को? दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन लॉज, जो लॉज हैं उस कंट्री के, जो पार्लियामेंट ने एनैक्ट किए हैं. और पार्लियामेंट के बेसिस पे ही लीगल टेंडर डिसाइड, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, और पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द स्टेट. तो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ने ही डिसाइड किया है कि लीगल टेंडर है, तो जो कोर्ट्स होंगे वो इसको अपहोल्ड करेंगे कि यू हैव टू एक्सेप्ट, कि भाई मैंडेटरी है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. अगर नहीं करते हो तो वो आपकी मर्जी है, तो आपकी पेमेंट नहीं मानी जाएगी. यू हैव टू एक्सेप्ट, कोई और चॉइस नहीं है आपके पास में. So that is why no one can refuse to accept the legal tender. Fiat money भी बोलते हैं इनको, या लीगल टेंडर, या जो भी आपका नेशनल करेंसी है, तो इनको रिफ्यूज कर नहीं सकते हैं. ठीक है? एनी पर्टिकुलर डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? डाउट तो कभी होते नहीं है ना, एक्सेप्ट व्हाइल राइटिंग द एग्जाम. चलो 17th क्वेश्चन, व्हाट इज कोलैटरल? व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलैटरल व्हाइल लेंडिंग? देखो, कोलैटरल इज आल्सो कॉल्ड एज सिक्योरिटी. तो कोलैटरल इज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स गिवन. So a collateral is a security which is kept as against loans which are given to any debtor. Debtor मतलब जो लोन लेता है, जो लोन दे रहा है, that person is the creditor. So collateral ये होता है, एग्जाम्पल दे सकते हो. collateral में क्या हो सकता है, जैसे कार कोलैटरल कर दिया, लैंड कोलैटरल के लिए रख दिया, हाउस कोलैटरल के तौर पे दे दिया. तो these are the different kind of collaterals. So why do lenders ask for collateral while lending?
look, collateral lenders ask for collateral क्योंकि वो अपना पैसा देने लग रहे हैं, so they are giving money, और lending money is a risky business. अब ये रिस्की तो है क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट जिसको जो डेटर है जिसने लोन लिया है ही मे नॉट बी एबल टू पे बैक द लोन. अगर वो पे बैक नहीं कर पाएगा तो उसमें जो भी क्रेडिटर ने पैसे दिए हैं तो उसका नुकसान हो जाएगा. सो टू एंश्योर कि वो नुकसान ना हो, और अगर जो डेटर है if that person is not able to return the money, then the loan which is given, it can be satisfied through selling of the collateral. So by selling the collateral, the loan extended can be settled. ठीक है. So that is why lenders ask for collateral, ताकि उनको अपनी सिक्योरिटी हो जाए, उन्होंने वो जो पैसा लोन पर देने वाले हैं उसका रिस्क ना रहे. 18th question, cheap and affordable credit is essential for poor households in both rural and urban areas. In the light of above statement, explain the social and economic values attached to it. So, एक स्टेटमेंट दी हुई है अभी, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट क्या होगा? विच इज एट लोअर इंटरेस्ट रेट. तो लोअर इंटरेस्ट रेट में अगर कुछ होगा तो ऐसा क्रेडिट चीप होगा. एक्सपेंसिव क्रेडिट कौन सा होगा? जो हायर इंटरेस्ट रेट पे, अगर 60-70% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पर अगर कोई दे रहा है, तो दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव क्रेडिट and availability of a credit at a very low interest rate, for example 5 to 6%, it is cheap and it is affordable for the poor. Fine. So cheap and affordable credit is essential for poor households. अब जो lower interest rates पर credit मिलता है तो it is essential for poor households, जो गरीब घर वगैरह हैं तो उसके लिए जरूरत है. इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. तो इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, विच वॉज फॉर ओनली रूरल एरियाज. अब ये है अर्बन और रूरल एरियाज. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो जाते हैं हमारे, अर्बन एरियाज का है और रूरल एरियाज का है. नाउ इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, एक्सप्लेन सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज. So in the light of this statement, in the above statement, we need to explain the social and economic values attached to it. तो ये दो और पार्ट हो गए कि जो सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू है which is attached to availability of cheap credit, वो भी एक्सप्लेन करनी है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, you need to understand the different parts in the question. तो अगर कोई भी पार्ट मिस कर देते हो आप, फॉर एग्जाम्पल you only focus on the rural part, अर्बन पार्ट मिस कर देते हो, तो आधा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा. अगर सिर्फ सोशल एस्पेक्ट्स लिखते हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स नहीं लिखते हो, या वाइस वर्सा, सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आप लिखते हो, तो भी आप हाफ ही आंसर कर रहे होगे. नाउ चलो आंसर देख लेते हैं इसका. लुक, सबसे पहले यू विल बी इंट्रोड्यूसिंग द क्वेश्चन, writing an introduction to the answer कि cheap and affordable credit is essential for development and poverty alleviation. तो एक सिंपल सी लाइन लिख दी कि भाई आपका डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन दोनों के लिए यूज होता है इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख दिया, फिर पॉइंट वाइज कर लेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी फॉर रूरल एरियाज.
रूरल एरियाज में आप पहले सोशल एस्पेक्ट्स के लिए लिखोगे सोशल वैल्यू अटैच्ड, और बी में यू विल बी राइटिंग द इकोनॉमिक वैल्यू अटैच्ड। ठीक है, अब रूरल एरियाज में पहले इकोनॉमिक वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या, इकोनॉमिक वैल्यू अटैच्ड होती है टू चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। सो इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी, अगर चीप क्रेडिट मिलेगा रूरल एरियाज में पुअर हाउस होल्ड्स को, तो उनकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। इनकम इंक्रीज कैसे होगी, अगर फार्मिंग बैकग्राउंड है, अगर फार्मर्स हैं, तो चीप क्रेडिट मिलेगा तो बेटर क्वालिटी सीड्स ले सकते हैं, बेटर क्वालिटी सीड्स आएंगे, सो दे विल बी एबल टू परचेज, दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी बेटर सीड्स या बेटर इनपुट से। प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो दैट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू लीड टू बेटर सेल्स, तो बाद में प्रोडक्शन जो हुआ वो सेल करेंगे तो बेटर इनकम आएगी, सो इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो पॉवर्टी इज गोइंग टू रिड्यूस। तो ये पॉवर्टी क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, सोशल भी है, तो दोनों के बीच में ही आता है। खैर, सो पॉवर्टी इज गोइंग टू डिक्लाइन। देन जॉब्स आर गोइंग टू इंक्रीज। अगर क्रेडिट मिलेगा सो जॉब्स आर गोइंग टू इंक्रीज। हाउ, अगर वही फार्मर है, इफ ही इज एबल टू अर्न मोर, तो वो अगली बार और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसको और लोगों को हायर करना पड़ेगा टू वर्क ऑन द सेम फील्ड, ताकि और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ सके। या अगर कोई अपनी शॉप खोलता है, लोन लिया और उससे कोई शॉप एस्टैब्लिश कर लेता है, तो उस शॉप पे भी काम करने के लिए कम से कम 1 या 2 लोगों को तो रखेगा। वो 1-2 लोग, सो दोज पीपल नाउ विल बी हैविंग जॉब्स। तो अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा होता तो वो शॉप नहीं खुलती और उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही होती, सो जॉब्स अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, that also increases. तो this is the economic value that is attached. तो जो रूरल एरियाज में है, तो आप रूरल एरिया के एग्जांपल दोगे। अब सोशल वैल्यू अटैच्ड क्या है, हाँ ये देखो चलो सोशल वैल्यू में देख लेते हैं। सोशल वैल्यू में जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है, तो दैट कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन डाइंग आउट ऑफ हंगर और नॉट। सो इट कैन टैकल हंगर। तो एक स्कीम का नाम शायद आपने लोगों ने सुना होगा, विच इज कॉल्ड किसान क्रेडिट कार्ड्स। सो जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड इशू किया हुआ है, नेशनलाइज्ड बैंक्स इशू करते हैं। तो वैसे तो फार्मर्स को कोई क्रेडिट कार्ड देगा नहीं क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री होती नहीं, तो गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड्स इशू किए हुए हैं फार्मर्स को, कई फार्मर्स को। तो अब वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको कुछ भी खर्चा करना हो, मान लो लीन सीजन चल रहा है, जब हार्वेस्ट होने वाली है और उनके पास में, जो फार्मर्स हैं उनके पास में पैसे नहीं है, खाने के भी पैसे नहीं है, तो दे कैन यूज द क्रेडिट कार्ड और कुछ टाइम के लिए वो अपना खाने वाने का, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर उससे कर सकते हैं। एक बार जब सेल हो जाएगी तो वो उसको रिटर्न करके वो उस पैसे को रिटर्न कर सकते हैं। तो इजीली ये चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट यहां से मिल जाता है ऑन डिमांड, और उससे जो हंगर वाली प्रॉब्लम है, दैट एटलीस्ट द फार्मर्स आर नॉट गोइंग टू डाई आउट ऑफ हंगर। ऐसे में क्या होता है, जब ऐसे केसेस में अगर इनफॉर्मल सोर्सेज के पास में जाएंगे फार्मर्स लोन लेने के लिए, तो उसमें उनको हायर इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट मिलता है और दैट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीपे, तो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं वो। तो हंगर टैकल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इट विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस होगी, अब गरीब लोगों को अगर आप क्रेडिट दोगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू
देयर इनकम इज गोइंग टू ग्रो। तो अमीर लोग तो वैसे ही कमा रहे हैं, अगर गरीब लोग ज्यादा कमाने लगेंगे तो उनके बीच का जो गैप है तो दैट इज गोइंग टू रिड्यूस। तो जो इनइक्वालिटी होती है वो इकोनॉमिक और सोशल दोनों होती हैं। देखो, ज्यादातर जो सोशल इनइक्वालिटी है तो इट इज लिंक्ड विद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि लोगों के पास में पैसा नहीं है ना तो उनको सोशल स्टेटस भी नहीं होता, उनको अच्छे से कोई ट्रीट भी नहीं करता है। तो अगर पैसा है, पैसा आता है तो उनका सोशल स्टेटस भी इंक्रीज होता है साथ के साथ में। इसके अलावा विमेन एसएचजीज का तो सुना ही है आपने। तो विमेन का भी फैक्टर है कि सोशली अगर क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं विमेन को, जैसे एसएचजीज के थ्रू करते हैं, एग्जांपल ऐसे थी एसएचजीज का, वैसे भी डायरेक्टली भी क्रेडिट दिया जा सकता है। तो अगर एसएचजीज को क्रेडिट दिया जाता है या विमेन को क्रेडिट दिया जाता है तो इट एम्पावर्स देम। एम्पावरमेंट कैसे होता है? वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकती हैं फिर। और रिसर्च से पता चला है कि अगर विमेन को आप क्रेडिट देते हो और वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज कर पाती हैं तो जो बच्चों की हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर है या विमेन हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर है या एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता है। तो अब मेन को देते हैं तो ये जरूरी नहीं है इंक्रीज हो, क्योंकि जो मेन है तो वो तो हो सकता है जो पैसा उनके पास में आया वो गलत चीजों के ऊपर वो खर्चा करने लग गए, लेकिन द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अ वुमेन इज देयर चिल्ड्रन। सो वो उनके ऊपर एक्सपेंडिचर पहले करेंगे, तो एजुकेशन के ऊपर और उनकी हेल्थ के ऊपर या न्यूट्रिशन के ऊपर, खाने वाने पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंक्रीज होता है, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा इंक्रीज होता है। अगर वुमेन को क्रेडिट मिलता है, दे आर एम्पावर्ड, दे आर एबल टू डू सम वर्क और दे आर एबल टू गेट सम जॉब्स थ्रू दैट। ठीक है, तो ये रूरल एरियाज का हो गया जो सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं। इनमें कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं खैर, लेकिन वो जो दूसरा वाला पार्ट है ना अर्बन एरियाज का, उसमें देख लेंगे। अब दूसरा अर्बन एरियाज का कर लेते हैं। इसमें पहले मैं एक बार इकोनॉमिक वैल्यू का बता देता हूं। अब देखो, अर्बन एरियाज में हमने जब लोन दिया तो फॉर एग्जांपल स्मॉल जो बिजनेसमैन है या एसएमई सेक्टर कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं वैसे, एसएमईज को दे दिया, या स्ट्रीट वेंडर्स हैं। एक अभी स्कीम थी मुद्रा स्कीम, गवर्नमेंट ने निकाली थी, शायद सुना हो आप लोगों ने नाम। तो मुद्रा स्कीम में गवर्नमेंट वाज गिविंग लोन्स टू सच पीपल, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, तो उनको भी लोन दे देते हैं। तो जब इनको लोन देते हैं तो दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस। जैसे फार्मर्स एक्सपैंड करते थे तो उसी तरीके से दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस, और एक्सपैंड किया तो इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट तो ये हो जाता है। इसके अलावा अगर लोन दिया जाता है एंड दैट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, कंजम्पशन पर्पस मतलब फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ले लिया या स्कूटर ले ली, मोटरसाइकिल ले ली, कुछ भी ले लिया, उसका लोन दे दिया, व्हीकल लोन मिल रहा है, तो उससे डिमांड इंक्रीज होती है। डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई मैच करने के लिए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी पूरे अर्बन एरिया की, और साथ में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, डिमांड अगर हो रही है, तो सप्लाई के लिए इंडस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश होंगी। इन अर्बन एरियाज जो जहां पर भी ज्यादा डिमांड होगी वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज आ रही होंगी। देन सोशल एस्पेक्ट, सोशल वैल्यूज देखो सिमिलर ही है जैसे यहां पर है। तो अगर अर्बन एरियाज में देते हो तो अर्बन एरियाज में आपका सेम आ जाता है। विमेन का आप
एस्पेक्ट लिख लो कि वुमेन को अगर क्रेडिट मिलेगा, हाँ, so they'll be able to do some income generating and it is going to lead to empowerment of women. Then जो लेट्स से शेड्यूल्ड कास्ट वाले लोग हैं जो अनक्लीन ऑक्यूपेशन में लगे होते हैं, जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स का सुना होगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, देख शायद न्यूज़पेपर में देखा होगा, सीवर्स के अंदर जाकर कुछ लोग सफाई कर रहे होते हैं उसकी। तो ये जो लोग होते हैं, these generally belong to the lower strata, the scheduled caste. These are generally scheduled caste people. और कोई कास्ट का नहीं मिलेगा इतनी आसानी से, शेड्यूल्ड कास्ट के ही मिलते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो मैनुअल स्कैवेंजर्स को अगर हम लोन देंगे तो उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो कुछ और काम कर पाएंगे। हाँ, तो सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं जो मजबूरी में लोगों को करनी पड़ती हैं, अनक्लीन ऑक्यूपेशंस करनी पड़ती हैं, तो दे विल नॉट हैव टू डू दैट। तो जो सोशल स्टिग्मा है that is attached to these kind of things, that is going to go away. So जो सोशल, तो उससे क्या होगा, सोशल इनइक्वालिटी will reduce with time. इसके साथ में एक और चीज कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज में क्या है, आपका चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा होता है, रूरल एरियाज में होती है लेकिन कम होती है। चाइल्ड लेबर है या बेगिंग जो करते हैं, मतलब बेगिंग रैकेट्स भी होते हैं या पूरी फैमिलीज बेगिंग कर रही होती है, तो ये चीजें भी, चाइल्ड लेबर या बेगिंग इज आल्सो गोइंग टू रिड्यूस, क्योंकि पुअर हाउसहोल्ड्स आर गोइंग टू एंगेज, तो बच्चों को स्कूल भेजने लग जाएंगे। अगर पुअर हाउसहोल्ड को क्रेडिट मिला, वो अपना सफिशिएंटली अर्न कर सकते हैं, तो दे विल स्टार्ट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स, तो स्कूल एजुकेशन इंक्रीज होगी और चाइल्ड लेबर रिड्यूस होगा। ठीक है, सोशल वैल्यूज दोबारा से बताएं। देखो सोशल वैल्यूज में, देखो कभी भी सोशल एस्पेक्ट आए ना, हाँ, तो ये देखो कि कोई भी जिसके बात हो रहा है, तो जो अलग अलग ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर क्रेडिट मिलता है वुमेन को, पुअर हाउस होल्ड में वुमेन को क्रेडिट मिलता है, सो दे विल बी एबल टू डू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, जिनसे इनकम आती हो ऐसी एक्टिविटीज शुरू कर सकें। सिलाई की, मतलब टेलरिंग शॉप ही खोल दी भाई, और कुछ नहीं, तो ये सब्जी का ठेला लगा लिया, तो ये भी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो शायद हमें ऐसे लगे कि दिस इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग टू डू, कि उससे क्या कमा लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग अमाउंट, कि मतलब अगर उनको काम भी मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ कि एटलीस्ट घर तो चलेगा। हाँ, तो अगर मिलता है, तो अगर वुमेन को देते हैं और वुमेन आर एबल टू स्टार्ट इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, इनकम आ जाती है, तो दैट लीड्स टू वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो होगी कम से कम। तो अगर कुछ खुद के ऊपर खर्चा करना है या बच्चों के ऊपर खर्चा करना है, तो वो खुद डिसाइड कर सकती हैं और कर सकते हैं। अगर डिपेंडेंट रहेंगे, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहेंगे किसी और के ऊपर, तो वो खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो एम्पावरमेंट क्या होता है, यू आर एबल टू डिसाइड, टेक डिसीजंस ऑन योर ओन, तो दैट इज पॉसिबल। देन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट जो के जो लोग होते हैं इन अर्बन एरियाज, मेनी ऑफ देम आर स्टिल एंगेज्ड इन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, या जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं उनकी। तो फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स दे हैव बीन डूइंग मैनुअल स्कैवेंजिंग, कि पहले क्या होता था, इनसैनिटरी जो लैट्रिन्स होती थी, जिसमें फ्लश टॉयलेट जो नहीं होता था पहले के टाइम में, अंदर जो बड़े घर वाले हैं तो उनके अंदर टॉयलेट तो है, घर के अंदर है, लेकिन उसमें फ्लश नहीं होता था। तो जो भी गंदगी होती थी टॉयलेट की, तो दैट हैड टू बी मैनुअली स्कैवेंज्ड, कि उसको मैनुअली निकाल कर फेंके आया जाता था। तो जो ये काम किया जाता था, दैट वाज डन बाय शेड्यूल्ड कास्ट पीपल। और अभी भी जो ऐसा काम है, जैसे सीवर के अंदर जाकर साफ करना है, या जैसे रेलवेज का भी सुना होगा, रेलवेज की जो टॉयलेट्स हैं, हाँ, उसमें आपका रिसाइकिल का सिस्टम नहीं है, वो सारा का सारा पटरियों पे गिरता रहता है, तो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर गिरता रहता है। तो वो साफ करने का भी, के लिए भी रेलवेज भी, तो इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड रेलवेज भी
शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को हायर करती हैं ताकि वो गंदगी साफ की जा सके। सो ये दिस इज बिलो द डिग्निटी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग कि दूसरे की गंदगी आप अगर साफ कर रहे हो इस तरीके से, तो दैट गोज बियॉन्ड बिलो द डिग्निटी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने तो गारंटी किया हुआ है ना, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो अगर क्रेडिट देते हैं तो क्रेडिट से भी अगर वो इस तरीके के ऑक्यूपेशन छोड़ पाए एंड दे आर एबल टू डू सम अदर वर्क, तो काम बन जाएगा, तो डिग्निटी इज गोइंग टू बी इंश्योर्ड। तो सोशल इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट इस तरीके से हो सकता है। देन चिल्ड्रन जो पुअर हाउस होल्ड हैं, तो उनको जितने भी हाथ मिलते हैं ना कमाने के लिए, तो वो दे यूज ऑल दी हैंड्स। तो अगर बच्चा हुआ तो द चाइल्ड इज सेंट टू अर्न, कि उसको किसी काम पे लगा लिया या अपने ही काम के साथ में लगा लिया कि ये काम साथ के साथ में करता रहेगा, कुछ फालतू 4 पैसे तो साथ में लेके आएगा। सो जो चाइल्ड लेबर इसकी वजह से होता है, क्योंकि जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो अपना मैनेज नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। तो चाइल्ड लेबर रिड्यूस हो जाएगा अगर वो अपनी कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं या अपनी उनकी इनकम इंक्रीज हो जाती है बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। सो चाइल्ड लेबर है दैट इज आल्सो गोइंग टू रिड्यूस, और इससे एजुकेशनल आउटकम्स भी इंक्रीज होंगे। अगर बच्चे बेगिंग नहीं कर रहे होंगे या लेबर नहीं कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको स्कूल भेज देंगे। 8th क्लास तक तो स्कूल एजुकेशन फ्री भी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो एटलीस्ट वहां पर जाकर कुछ तो सीख रहे होंगे। ठीक है, सो आर वी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। हाउ इज मनी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का ये क्वेश्चन तो मैं समझा चुका हूं, तो दोबारा समझाना है क्या? इफ यू वांट आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। नहीं बताओ, मतलब कल ही कर लिया था, 2 क्वेश्चंस में किया था ये। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स 2 अलग-अलग क्वेश्चंस में आया था एंड आई एक्सप्लेन इट देन। सो इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन, यू कैन लेट मी नो। ठीक है, एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज यूज्ड इन बार्टर सिस्टम। अगर मान लो मदर डेयरी के ऊपर दूध भी लेने जाते हो ना, तो अब मदर डेयरी वाले को आप क्या दोगे? यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। सो फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू पीपल। अब मदर डेयरी जो चला रहा है, अगर मैं दूध लेने जाता हूँ, तो वो उसका बच्चा पढ़ के निकल चुका है, उस वहां पर कोई भी पढ़ेगा नहीं अभी उसके घर में। हाँ, तो व्हाट एम आई गोइंग टू ऑफर हिम? कि दूध अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, किसको पढ़ाऊंगा? अब वो तो पढ़ेगा नहीं। हाँ, सो डबल कॉन्सेप्ट ऑफ वांट्स इस तरीके से नहीं होता है इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज। सो इट इज पॉसिबल इन, तो ये प्रॉब्लम होती है कि जो डिमांड सप्लाई मैच करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज व्हाई। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया, आप ना कोई एग्जांपल ले सकते हो। सो हाउ इज मनी यूज्ड इन एवरीडे लाइफ? तो मनी इज यूज्ड टू बाय थिंग्स, टू a certain value of certain things। तो वेल्थ असर्टेन करने में कि कितनी वेल्थ है आपके पास में, उसमें से आप यूज करते हो। फॉर बाइंग एवरीडे थिंग्स, लग्जरी थिंग्स, तो कुछ भी परचेज वगैरह करना हो तो एवरीवेयर मनी इज यूज्ड। सो एग्जांपल्स के साथ में 4-5 एग्जांपल्स दे दो, दैट वुड बी इनफ। 20th क्वेश्चन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, वैसे इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्टैंडर्ड आंसर है, पीछे पीछे इतने सारे कर चुके हो, जस्ट you just need to put in the points, that's it। 20th one, explain with examples how people are involved with banks। तो how people are involved with banks, so काफी ब्रॉड क्वेश्चन पूछ लिया। खैर, एक तो जो लोग हैं तो दे डिपॉजिट देयर मनी, इन्वॉल्वमेंट विद बैंक्स में, तो डिमांड डिपॉजिट्स हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, तो डिपॉजिट करते हैं। तो पीपल डिपॉजिट देयर मनी फॉर सेफ कीपिंग, कि सेफली वहां पर होगा। सम पीपल डिपॉजिट टू अर्न मनी, टू अर्न इंटरेस्ट, की कमाई हो जाएगी तो एफडी करा लेते हैं, एफडी का इंटरेस्ट से अपना काम चला रहे होते हैं। सो सम पीपल डू दिस एज वेल, दे अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक। पेमेंट्स करने के लिए यूज होता है। तो इफ आई एम बाइंग समथिंग और इफ आई
आई एम सेलिंग समथिंग, तो पेमेंट्स या तो मुझे एक्सेप्ट करनी होगी या मुझे सेंड करनी होगी। तो दोनों चीज बैंक्स के थ्रू हो जाती हैं। तो जैसे आजकल तो वॉलेट्स वगैरह भी हैं, तो कई पेमेंट्स बैंक हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, एयरटेल का पेमेंट्स बैंक है। तो ये पेमेंट्स बैंक आपकी पेमेंट्स एक्सेप्ट और सेंड करने में हेल्प करते हैं। उससे पहले एनईएफटी, आरटीजीएस तो है ही, नेट बैंकिंग वगैरह जो यूज करते हैं। तो पेमेंट्स कैन बी मेड, कैन बी एक्सेप्टेड और सेंड। देन people also take loans for different purposes. So vehicle loans ले सकते हैं, home loans ले सकते हैं, और पर्सनल लोन्स होता है, एजुकेशन लोन होता है, हर टाइप के लिए, हर एक चीज के लिए लोन रहता है। तो लोन्स लोग एक्सेप्ट करते हैं। देन सम पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन बैंक्स। तो काफी लोग तो यूं भी कहते हैं कि बड़ा होकर क्या करना है, तो बैंक में जॉब चाहिए, कन्वेंशनल जॉब। ठीक है, सो बैंक्स आल्सो प्रोवाइड जॉब टू अ नंबर ऑफ पीपल। तो जॉब्स का एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, निकी इज आस्किंग मी कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो साथ में एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट राइटिंग देम। तो व्हीकल लोन अगर मिल रहा है तो व्हाट इज अ व्हीकल लोन या होम लोन है, तो दिस इज द मेन पॉइंट एंड दीज आर द एग्जांपल्स। पेमेंट्स का अभी पेमेंट बैंक वगैरह एक्सप्लेन किया, आरटीजीएस, एनईएफटी, व्हाट आर दीज। तो सारी चीज मैं नहीं लिखने वाला हूं, यू जस्ट कीप ऑन नोटिंग देम। ठीक है, अर्निंग इंटरेस्ट थ्रू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडीज डाल दो यहाँ, एफडीआरस होती है। ठीक है, एफडीज के थ्रू या और भी होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी खुलता है। ठीक है, इसके अलावा बैंक्स के थ्रू डीमैट अकाउंट्स भी खुलते हैं। डीमैट होते हैं डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट्स। तो डीमैट अकाउंट्स आर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहां पर आप शेयर्स परचेज करते हो, सेल करते हो, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो। तो दैट इज आल्सो डन थ्रू बैंक्स। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं, 6 पॉइंट्स हैं, सफिशिएंट रहेगा। कुछ और चीजें, कुछ और पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, वैसे आई थिंक दीज आर इनफ। ठीक है, तो 1 ही मिनट बचा है वैसे अभी।